नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम जो है यहाँ पर एक नई इकाई देखने वाले हैं जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वह देखने वाले हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि से हमारे पेपर में जो है नेट के लगभग 3 या 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वैसे 5 क्वेश्चन हर एक इकाई से 5 क्वेश्चन आने ही चाहिए, मगर 3 या 4, 3-5 ऐसे लेकर, यानी 3 क्वेश्चन से बढ़कर और 5 क्वेश्चन के बीच में वही प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन आते हैं और वैचारिक पृष्ठभूमि से भी वही क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखते हैं यह वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। और यहाँ सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अभी यहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नवजागरण की अवधारणा। अभी नवजागरण की अवधारणा क्या है? 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा, उसे कुछ चिंतन पुनर्जागरण, यानी जो 19वीं शताब्दी में जब भी भारतीयों में जो नया परिवर्तन हुआ, उसको क्या कहते हैं कुछ विद्वान या कुछ विचारवंत, तो पुनर्जागरण कहते हैं, यानी बदलाव आ गया। कुछ पुनरुत्थान तो कुछ नया नवजागरण, यानी कुछ का पुनरुत्थान हुआ, कुछ नवनिर्मिति हुई और कुछ में जो है परिवर्तन आया, कुछ नया जागरण, नया कुछ उभर कर आया। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। कौन से शब्द? पुनर्जागरण, पुनर्स्थापना, पुनर्स्थान, पुनर्जागरण, यह सब इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। अभी नवजागरण क्या है वह हम देखते हैं। नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना, यानी नवजागरण का अर्थ क्या है? सीधे कहा जाए तो नए तरीके से, नए सलीके से जागना, इसको नवजागरण कहते हैं। इसमें नियत है कि पहले भी हम जागे हुए थे, यानी इसमें ऐसा पहले भी हम जागे हुए थे लेकिन एक नई शुरुआत की, किंतु अब जागने की दृष्टिकोण बदल गया। जैसे कहा जाए तो जैसे को आप परीक्षा नज़दीक आ गई, फॉर्म फिलअप किया है और हम ये अध्ययन करने के लिए फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उसी प्रकार उसको नवजागरण कहते हैं। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम और हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इस शब्द को उचित किया, यानी 19वीं शताब्दी के आंदोलनों की व्याख्या करने के लिए नवजागरण शब्द का इस्तेमाल किन किन विचारवंतों ने किया? तो रामविलास शर्मा, मुख्यतः डॉक्टर रामविलास शर्मा। नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है। नवजागरण किसका दौर है? तो एक सांस्कृतिक संक्रमण, यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत का स्मृतियाँ भी जागरण नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। यानी जिनके पास ये कुछ स्मृतियाँ हैं अच्छी, उस स्मृतियों के आधार पर एक नई सोच उत्पन्न करके आगे बढ़ना, यह भी एक नवजागरण का हिस्सा है। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उसकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। नवजागरण का कारण क्या है? जो भी संस्कृति है उससे परिचित होना और अपनी तुलना उस संस्कृति के साथ करना, यह नवजागरण करने का कारण बनता है। डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, नहीं रामविलास चतुर्वेदी नहीं, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी नवजागरण की व्याख्या किस प्रकार करते हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह हमारे हिंदी पेपर के लिए भी आवश्यक है और वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए भी आवश्यक है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि नवजागरण दो संस्कृतियों की, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि नवजागरण क्या है, दो संस्कृतियों के टकराव से उत्पन्न जो रचनात्मक ऊर्जा हुई है, दो संस्कृतियों से टकराव मिलने से, दो संस्कृति एक दूसरे में मिलने से जो भी परिवर्तित हुआ, उसमें जो भी रचना निर्माण हुई नई, उसको नवजागरण कहते हैं। कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे की अच्छाइयाँ ग्रहण करना चाहती है और अपनी बुराइयाँ छोड़ना चाहती है। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। यानी क्या क्या? इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे से, यानी दो संस्कृतियाँ एक दूसरे से अच्छाई ग्रहण करती है, यानी एक दूसरे की अच्छाइयाँ जो है, जो भी अच्छे कर्म है, अच्छा जो भी अच्छी ज्ञान है, वह एक दूसरे से लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं और अपनी बुराइयाँ छोड़ना चाहती है दोनों संस्कृतियाँ। यही संपूर्ण सांस्कृतिक जो प्रक्रिया है, इसको इतिहास में क्या कहा जाता है? तो नवजागरण कहा जाता है। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो नवजागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी भारतीय समाज में कितने नवजागरण हुए हैं? तो दो नवजागरण हुए हैं। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। यानी पहला जागरण कब हुआ? मध्यकाल में। इस्लामी संस्कृति समता मूलक किंतु एक्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमता मूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ। यानी इन दोनों की टकराहट से कौन सा जागरण हुआ? भक्तिकालीन जागरण हुआ। और सामाजिक संस्कृति हुई उद्भूत हुई, यानी सामाजिक संस्कृति जागृत हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती है, फिर तटस्थ होती है। यानी संस्कृतियाँ जो है पहले टकराती है एक दूसरे को और फिर तटस्थ होती है अपना स्थान बनाने के लिए, और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती है। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देता है। यानी दो संस्कृतियाँ एक दूसरे में घुल मिल गई तो नई सामाजिक क्रांति होती है, सामाजिक संस्कृति का उत्पत्ति होती है। दूसरा नवजागरण 19वीं शताब्दी से संबंधित है। यानी दूसरा नवजागरण कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी से संबंधित, यानी 19वीं शताब्दी में, जहाँ पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। यानी 19वीं शताब्दी में जो पाश्चिमात्य संस्कृति थी, उसकी टकराहट जो है भारतीय संस्कृति से हुई। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराभव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा व सिख आदि सत्ताओं के पराभव से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया, यानी अंग्रेजों का गुलाम हो गया। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की। अंग्रेजों की नीतियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति को हे समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीयों के सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचा दिया। जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य वही पर मैं विश्लेषण करूंगा। अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक नीति के तहत जमीन का बंदोबस्त किया। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांवों की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ये ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। यानी हम किस शिक्षा से ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए? तो अंग्रेजी शिक्षा से जो है हम, यानी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से हम ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। यानी ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, पता चला अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। प्रगति का एक नया मार्ग मिला। ये यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई और हमारे आगमन की गति तेज हुई। प्रेस के आने के लिए कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई। यानी वहाँ पर प्रेस भी आया और प्रेस आने में जो विचार विनिमय था उसको गति मिली। विचारों की स्वतंत्रता का द्वार मुक्त हुआ। यानी लिखकर जो विचार प्रसारित करना, ये जो बंधन था वह मुक्त हुआ, शिथिल हुआ। यह नवजागरण की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। यानी यही से जो है भारतीय नवजागरण आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने भी स्वयं यहाँ के एक वर्ग को सोचने को मजबूर किया। निस्संदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति, उपनिवेशीकरण
की प्रक्रिया है, यानी अंग्रेज़ों की जो शिक्षा नीति थी वह नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। अभी दो कौन, जो पाश्चात्य यानी अंग्रेज़ों की जो संस्कृति थी वह और भारतीय संस्कृति दोनों एक दूसरे से मिली और नए आधुनिक प्रसार का मार्ग जो है खुल गया। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई, यानी आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति किससे प्रधान हुई? तो नवजागरण से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई। यानी विश्व चिंतन की जो तमाम आधुनिक स्थापनाएं थे, यानी आधुनिक स्थापनाएं पहली बार कब किसके माध्यम से हुई? तो नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई। सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ, यानी सबसे पहले नवजागरण कहाँ पर घटित हुआ? भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में। तो वह बंगाल में नवजागरण सबसे प्रथम घटित हुआ, याद रखिए। वस्तुतः प्लासी के युद्ध के बाद अर्थात 1757, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ। ही बंगाल अंग्रेजों के अधीन होकर उनके विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। यानी वह 1757 में बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य जो है स्थापित हुआ, सत्ता स्थापित हुई। पूंजीपति संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को इसका लाभ मिला और वहाँ नवजागरण आ गया। अभी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किस प्रकार है वह भी हम देखेंगे। नवजागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। यानी नवजागरण क्या है? नवजागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक तर्क के विधान पर, सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है नवजागरण। परंपरा और संस्कृति को, परंपरा है, संस्कृति है, इसको किसके आधार पर? वैज्ञानिक तर्क के आधार पर, सामाजिक और राजनीतिक अभिप्रायों से, यानी संस्कृति का, परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क के आधार पर समाज और राजनीति के अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना को ही हम नवजागरण कहते हैं। सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन इसके अंतर्गत सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखने को मिला। यानी भारत में नवजागरण का सबसे प्रथम प्रभाव किस भाग पर पड़ा? किस पर? तो विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर सबसे प्रथम नवजागरण का प्रभाव देखने को मिला भारत में। ये आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे। यानी क्यों पढ़ा? क्योंकि यह आंदोलन जो था बुद्धि और केंद्रीय पर आधारित थे। आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं, यानी केवल आस्था और कोरी भावुकता पर यह जो आंदोलन हुए, धार्मिक सुधार आंदोलन, यह नहीं हुए, तो यह बुद्धि और तर्क पर हुए। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों की शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। यानी जो स्त्री स्वातंत्र्य की बात आती है, जाति विरोधी, ऊंच नीचता, अस्पृश्यता, इसका जमकर विरोध किया धार्मिक आंदोलन ने। जहाँ सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी स्त्री विरोधी परंपराएं व्याप्त थी। यानी समाज में कौन कौन सी प्रथाएं थी? सती प्रथा थी। सती प्रथा कैसी थी? समझो किसी स्त्री के पति का निधन हो गया तो उसकी चिता में ही जीवंत स्त्री को जलाया जाता था। बाल शिशु हत्या, यानी समझो गर्भ में पल रहा बच्ची है, लड़की है, तो उसको भ्रूण हत्या कहते थे, उसको मार दिया जाता था बच्चों को। जैसे स्त्री विरोधी परंपरा, यानी जितने भी स्त्री की विरोधी परंपराएं थी उनको, जैसे केशवपन, ये बहुत कुछ परंपराएं थी, उन सभी को व्याप्त थी, उन सभी को छोड़ने का प्रयत्न किया। वही निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। यानी जो निम्न जातियाँ थी, शूद्र, अशूद्र, ऊंच नीच, सामाजिक, इनको जो है सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। यानी काम करके लेना और पैसे कम देना, समझो 100 रुपये का काम करके लेना और 20 रुपये देना, ऐसे जैसे बेड़ बिगाड़ी पद्धति वैसे ही कहते हैं। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का
भी चलन रहा। अभी बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी करना। जैसे अनमेल विवाह में क्या होता था, समझो पति की उम्र 40 वर्ष है और लड़की की उम्र 8 साल है, इसको बेमेल विवाह कहते हैं। बाल विवाह यानी लड़के की उम्र 5-6 साल है, लड़की की उम्र 3-4, 2-4, यानी काफ़ी कम उम्र में विवाह। उसको दास प्रथा मतलब क्या, किसी का गुलाम बनकर उसके यहाँ ही काम करते रहना। समाज में व्याप्त ये सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी थी, यानी ये सब कुछ समाज की जो बुराइयां, जैसे सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, अम, छुआछूत, शोषण, यह सब कुछ किसके था, तो यह धार्मिक संरचना से जुड़ी हुई चीज़ें थी। इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। यानी भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तित करने के लिए, यानी भारत को संगठित करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, जो भी समाज को सुधारना या धर्म को सुधारना, धर्म को ढांचे में परिवर्तन लाना आवश्यक था। इसलिए धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी व उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यानी जो भी समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज का मानवतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था। यानी जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था सुधारात्मक परिवर्तन, यानी कुछ सुधरता हुआ परिवर्तन होना चाहिए। संरचनात्मक परिवर्तन नहीं, केवल संरचना, केवल उसका बढ़ता हुआ विस्तार नहीं, उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ अच्छा ही होना, जैसे शिक्षा का प्रसार प्रचार होना। ऐसे इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, ऐसे नाम दिए जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है, याद रखिए। इसके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। यानी भारत में जो भारतीय नेता थे या भारतीय समाज सुधारक थे, उनमें राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा थी उस पर प्रतिबंध, उसका विरोध किया और उस सती प्रथा पद्धति को बंद किया। अंग्रेजी शासन के किस वायसराय के कालखंड में सती प्रथा बंद हुई, ये आप कमेंट करके बताइए हमें। मुझे पता है लेकिन आप बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। याद रखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पद्धति बंद की, यह मिलान कीजिए में पूछा जा सकता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद की, विधवा पुनर्विवाह किसने किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसकी भूमिका निभाई है। महती यानी विधवा पुनर्विवाह, यानी जो विधवा पहले माना जाता था किसी के जैसे कम उम्र में, जैसे समझो मैंने अभी बताया, लड़की की उम्र 40 साल, लड़की की उम्र 8 साल, तो लड़की ये 8 साल, लड़की जब 12-13 साल की हो जाएगी तो उसके पति का निधन हो गया समझो, फिर वह 12 साल से लेकर मृत्यु तक ऐसे ही आजीवन घर में कैद रखी जाती थी, काफ़ी अनुशासन में उसको रखा जाता था। तो यह सब कुछ देखकर ईश्वर चंद्र ने विधवा जो हुई है ये लड़की 12-13-14 साल की, उसका पुनर्विवाह, फिर से विवाह करने के लिए ये फिर से विवाह करने की मान्यता निर्माण की समाज में बता दी। याद रखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय ने कौन सा काम किया? सती प्रथा को बंद किया, प्रतिबंध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया और उसकी भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। यानी धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो दयानंद सरस्वती ने धार्मिक जो कर्मकांड थे उसका जमकर विरोध किया। धार्मिक कर्मकांड में क्या है? वेद इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिया। इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया। यानी दयानंद सरस्वती ने जो नारी थी, स्त्रियों का शोषण, जाति का शोषण जो होता था उसका विरोध किया। जैसे कहा जाए तो मैंने अभी कहा, अस्पृश्यता मानने जाने वाला जो दलित समाज है उसका बहुत शोषण किया जाता था, उसको बंद किया। जो अभी नारी का शोषण किस प्रकार होता था, समझो कोई महिला है, उसका पति मर चुका है तो उस पर काफ़ी अनुशासन में रहना पड़ता था, उसके बाल काट दिए जाते थे, वह सफ़ेद वस्त्र पहनती थी, घर में किसी अन्य लोगों के सामने आ नहीं सकती थी, और उसके साथ ही कोई समारोह हो उस समारोह में नहीं आ सकती थी। जब हमने बीए में इतिहास पढ़ा है आपने, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी।
तो यह इसलिए उसने नारी नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के वो पक्ष में बहुत योगदान किया। यानी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में भी बहुत बड़ा योगदान किया। उसके बाद ही नारी को केवल एक काम वासना की वस्तु समझा जाता था, लेकिन इंसान नहीं। तो कहा जाए तो दयानंद सरस्वती ने नारी को काम वासना से बढ़कर एक इंसान बनने के लिए ये किया। महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्री फुले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाई। यानी ये प्रश्न और एक पूछा हुआ था, दिसंबर 2023 यानी पिछले साल दिसंबर माह में जब एग्ज़ाम हुई थी, तब पहली लड़कियों का स्कूल ज्योतिबा फुले ने कहाँ पर खोला था? तो पुणे में खोला था। मैं उस स्कूल में जाकर आया हूँ। अभी वो काफ़ी दुर्गति अवस्था में है। अभी उसकी तोड़-फोड़ हो चुकी है। वह गिरने के कगार पर है। वह लुप्त होने के कगार पर है। मैं वहाँ उस स्थान पर गया था। ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज़ उठाई और स्त्री शिक्षा के बारे में भी ज्योतिबा फुले ने आवाज़ उठाई है। सभी समाज सुधारक कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा व पुरानी अच्छी परंपराओं के समर्थक तथा सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। यानी जितने भी समाज सुधारक थे वह कर्मकांड विरोधी थे, आधुनिक शिक्षा व पुरोगामी परंपराओं के समर्थक थे। यानी जो भी आधुनिक शिक्षा है, नई शिक्षा है, उसका समर्थन करने के लिए, उसका प्रसार प्रचार करने के लिए वह ये थे। सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। यानी जो भी सामाजिक अत्याचार था उसके विरोधी थे। भारतीय नवजागरण के संबंध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। यानी भारतीय नवजागरण से संबंधित महापुरुष जो थे, उन्होंने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया। यानी समाज में सुधार लाने के लिए राजा राम मोहन राय ने कौन सी किताबों का सहारा लिया? तो उपनिषदों का। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का, और तिलक और गांधी ने गीता का। यानी तिलक और गांधी ने किसका सहारा लिया? तो गीता का लिया। इसके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ब्रह्मा बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। यानी याद रखिए, मिलान करने में आ सकता है। राजा राम मोहन राय ने किसके आधार पर परिवर्तन करने की कोशिश की? तो उपनिषदों के सहारा लिया। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का सहारा लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का सहारा लिया। और तिलक और गांधी जी ने गीता जो किताब है, गीता भागवत गीता, उसका सहारा लिया। और इसके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि उनके विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिषदवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। अभी यहाँ से नवजागरण का प्रभाव। अभी नवजागरण का प्रभाव किन किन भागों पर, कहाँ कहाँ दिखाई दिया? नवजागरण के आधुनिक भावबोध ने लोगों को जागरूक किया। यानी नवजागरण का जो आधुनिक भावबोध था, उसने लोगों को, समाज को जागृत किया। अंग्रेजों ने उत्पीड़न को समझाया। यानी अंग्रेज जो थे उसने उत्पीड़न को समझाया। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़ अंग्रेजों की नीतियों को माना। यानी किसानों ने, जो जमींदार है, केवल जमींदार ही हमारे साथ छेड़छाड़ करता है, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है, यह न मानकर इसके साथ ही अंग्रेजों की जो शासन नीति है उसको भी मानना स्वीकार किया। यही कारण है कि 20वीं सदी में यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े। यानी वह अन्य आंदोलन जो थे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। यानी आरंभिक तौर पर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने किस प्रकार शोषण करने के लिए सबसे प्रथम कौन सा भाग चुना? तो आर्थिक संदर्भ, यानी आर्थिक पैसों के बारे में उन्होंने शोषण करना आरंभ किया। शिक्षा व आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लेस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोल दी। यानी अंग्रेजों की आर्थिक पोल किसने खोल दी? तो दादा भाई नौरोजी ने खोल दी। लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगे। यानी शिक्षा का प्रसार हुआ और लोगों को जो भी अपने अधिकार है, हक है, वह समझ में आई।
कई पत्र पत्रिकाएं निकल कर विचारों को अभिव्यक्त किया गया, यानी अनेक पत्र पत्रिकाएं निकाल ली गई, उसमें लेख लिखे गए और लोगों को प्रसारित करके पढ़ने के लिए दिए गए और उसके आधार पर अभिव्यक्त प्रसारित हुए। इसके नवजागरण का प्रभाव फैलता चला गया, यानी इससे जो है नवजागरण को गति मिल गई और लोगों को पता चल गया। कई संस्थान की स्थापना हुई, यानी इसके साथ ही कई संस्थानों की स्थापना हो गई। इन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना, यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 1885 में इस क्रम में महत्वपूर्ण थी, यानी सबसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। आज का जो राजनीतिक पक्ष है वह नहीं है, वह अलग कांग्रेस था और आज का अलग कांग्रेस है। लोगों ने स्वतंत्रता, समता, भाईचारा के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई। यानी भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई किस आधार पर लड़ी गई? स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, इन अर्थों पर, इन्हीं मूल्यों पर, यानी इन्हीं मूल्य पर, कौन से? स्वतंत्रता का मूल्य, समानता, भाईचारा, इन मूल्यों को लोगों ने समझा और इन्हीं मूल्यों के आधार पर भारतीय स्वाधीनता की, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी, उसने आगे के स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। स्वदेशी की मांग व स्वदेशी आंदोलन में इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा, यानी जो नवजागरण का पहला परिपक्व रूप कहाँ कहाँ पर देखने मिला? स्वदेशी की मांग, यानी स्वदेशी आंदोलन, इस नवजागरण का पहला परिपक्व, यानी स्वदेशी की मांग, यानी स्वदेशी की मांग तथा स्वदेशी आंदोलन में पहली बार नवजागरण का प्रभाव देखने को मिला। आगे के तमाम आंदोलनों, संवैधानिक सुधारों व देश की आज़ादी में नवजागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था, जिसे तर्क वैज्ञानिकता, स्वदेशी, राष्ट्रवाद आदि अवधारणाओं को भारत में प्रस्तापित किया। नवजागरण मात्र सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आंदोलन नहीं था, यानी नवजागरण जो है सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐसा पूछा जा सकता है नवजागरण इनमें में से कौन सा आंदोलन नहीं था? तो नवजागरण सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, यह आंदोलन नहीं था। नवजागरण सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध विद्रोह था। यानी नवजागरण क्या था? जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का जो शोषण होता था उसका विरोध था नवजागरण। यानी केवल सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था नवजागरण। तो जो अंग्रेज शासन द्वारा जो भी भारतीय जनता का शोषण होता था वह विरोध था। इसलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यानी भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन की एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। आरंभ में यह नवजागरण सामंती विरोधी था। आरंभ में यह जो नवजागरण था, कौन सा नवजागरण? यह एक सामंत विरोधी था। काफ़ी हद तक, यानी जो सामंतशाही थे वह लोग किसानों पर, अन्य लोगों पर बड़े जुल्म करते थे, उसके विरोध में था और बाद में अंग्रेज़ों के विरोध में हुआ। हद तक अंग्रेजियत का शिकार था। धीरे धीरे यह साम्राज्यवादी, उपनिषेधवाद और गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा। यानी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साम्राज्यवाद का विरोध किया, फिर उपनिषेधवाद का विरोध किया, फिर गुलामों के विरुद्ध में खड़ा रहा। अभी यहाँ से हिंदी नवजागरण मतलब हिंदी साहित्य का नवजागरण है क्या? नहीं है। तो हिंदी प्रदेश में जो भी नवजागरण हुआ वह हिंदी नवजागरण, यानी जो हिंदी क्षेत्र में आता है, जो हिंदुस्तान में आता है वह। देश में 3 क्षेत्रों के नवजागरण प्रमुख है, यानी देश में 3 क्षेत्रों में हुए नवजागरण प्रमुख है। वह कौन से? पहला बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र यानी मेरी जन्मभूमि, और अभी फिलहाल मैं महाराष्ट्र से ही एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हिंदी प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये यानी भारत देश में
तीन क्षेत्रों में नवजागरण प्रमुख है। कौन सा? बंगाल, महाराष्ट्र और हिंदी प्रदेश। जिस तरह यूरोप के पश्चिमी देशों में यूनानी भाषा और साहित्य का प्रभाव पड़ा, उनकी प्रतिक्रिया में लोग अपनी भाषा की ओर भी मुड़े, उसी तरह इस पुनर्जागरण में धर्म और नए ज्ञान विज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में नवजागरण का संबंध भी भाषा और धर्म से ही रहा है। यानी भारत में भी भाषा यानी क्या? जिस भाषा में लिखना और प्रसारित करना, लेख लिखना या भाषण देना, बताना, इस प्रकार भाषा का योगदान होता है। नवजागरण और हिंदी भाषा और नवजागरण, यह एक रिसर्च पेपर लिखने में ये विषय दिया हुआ था। उस पर मैंने नहीं लिखा था, लेकिन मैंने टाइप करके दिया था। यहाँ पर पहला नवजागरण महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव के साथ आया। यानी पहला नवजागरण मैंने महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव से, यानी महात्मा गौतम बुद्ध ने जो पहला कदम उठाया, उसके साथ ही भारत में नवजागरण आया। बुद्ध ने पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर मनुष्य के बीच के भेद को मिटाया। यानी मनुष्य को ही दूर करता है, मनुष्य का ही विरोध करता है, भेदभाव करता है, उसको मिटाने का काम जो है गौतम बुद्ध ने किया। उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर जन भाषा पाली में उपदेश देना आरंभ किया। यानी ये बौद्ध के जो धार्मिक ग्रंथ है वह पाली भाषा में लिखे हुए हैं, याद रखिए, और ये पूछा हुआ प्रश्न है। उन्होंने यानी बुद्ध ने जो है संस्कृत भाषा के स्थान पर, यानी संस्कृत भाषा के स्थान पर जन भाषा, उस समय में तत्कालीन समय में जन भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा थी, और उस पाली भाषा में उपदेश देना प्रारंभ किया। यानी फिर गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में ही क्यों दिया? क्योंकि उस तत्कालीन समय में पाली भाषा जो थी जन भाषा थी, सामान्य वर्ग की बोलचाल की भाषा थी, इसलिए उन्होंने पाली भाषा में उपदेश देना प्रारंभ किया था। दूसरा नवजागरण भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। यानी दूसरा नवजागरण कहाँ पर दिखाई पड़ता है? तो भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत में देशी भाषाओं के उदय का यही समय है। इस आंदोलन का मूलाधार भी धर्म ही है। यानी जो भक्ति आंदोलन हुआ, यह भी धर्म के आधार पर ही हुआ। यद्यपि निर्गुण पंथियों ने धर्म की जातिवादी संकीर्णताओं को बाह्य आडंबरों पर गहरा प्रभाव किया। कुछ विद्वान इस्लाम के आगमन को भारतीय इतिहास का पहला नवजागरण मानते हैं। कुछ विद्वान जो है वह जो भारत पर इस्लाम का आगमन हुआ तो इससे वह नवजागरण मानते हैं। कुछ महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से, यानी कुछ जो है जो महात्मा गौतम बुद्ध ने आविर्भाव किया उससे मानते हैं। पहली दृष्टि के अनुसार 19वीं सदी का नवजागरण भारतीय इतिहास का दूसरा नवजागरण है। यानी जो 19वीं सदी में नवजागरण हुआ वो भारतीय इतिहास में वह दूसरा नवजागरण है, याद रखिए। और दूसरी दृष्टि के अनुसार वह तीसरा नवजागरण, यानी जो दूसरा नवजागरण हुआ वह भारत में तीसरा नवजागरण है। विशाल भूभाग व जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। यानी हिंदी क्षेत्र का नवजागरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विशाल भूभाग, बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ी जमीन, और उस पर बहुत सारी लोक संख्या जो है हिंदी क्षेत्र में रहने वाली थी, इसलिए वह हिंदी नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में माना जाता है। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता आंदोलन या स्वाधीनता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में हुआ, याद रखिए। हिंदी नवजागरण का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो 1857, 1757 से नहीं, 1857, 1757 में कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, याद रखिए। हिंदी नवजागरण बंगाल महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न न होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण और तेवर को लेकर भिन्न हो गया। यानी हिंदी नवजागरण जो है बंगाल महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न नहीं। यानी जो बंगाल में नवजागरण हुआ, महाराष्ट्र में नवजागरण हुआ, वही नवजागरण हिंदी क्षेत्र में भी हुआ। मूलतः भिन्न न होकर, यानी भिन्न नहीं, अलग नहीं, एक ही है। अपने आरंभ में दृष्टिकोण को तेवर लेकर भिन्न न हो गया। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं। यानी बंगाल का जो नवजागरण हुआ 1757 में, तो वह सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं। यानी वह बंगाल का जो नवजागरण था वह सांप्रदायिक नहीं था, क्षेत्रीय नहीं था।
दृष्टिकोण क्षेत्रीय यानी कि एक भाग, एक क्षेत्र जैसे एक राज्य उस प्रकार का नहीं था हो सका तथा महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे, यानी महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ जो है बने रहे, परंतु भारतेंदु मंडल में संकीर्णताएं नहीं थी। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु का निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, हमारे नेट के सिलेबस में ही है और ये हमने लाइन टू लाइन पढ़ा हुआ है। आत्मा चेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, उसका केंद्रीय भाव भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्म चेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जाता है, यानी हिंदी नवजागरण जो है 3 चरणों में देखा जाता है। अभी 3 चरण कौन से है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यहाँ पर एक नवजागरण हुआ। उसके बाद भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ है, कब से कब है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद द्विवेदी। अभी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पत्रिका यह वह महावीर प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब किया? 1902 से लेकर 1920 तक या 1919 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। ये महत्वपूर्ण है। हिंदी क्षेत्र में हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जाता है। वह 3 चरण कौन से है? प्रथम चरण 1857 का स्वतंत्रता समर या संग्राम, भारतेंदु युग, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। यानी हिंदी जागरण पर, यानी हिंदी क्षेत्र में जो नवजागरण हुआ, पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, यानी बंगाल और महाराष्ट्र में जो नवजागरण हुआ ये महाराष्ट्र क्यों हिंदी क्षेत्र में नहीं आता? क्योंकि महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र की मातृभाषा जो है मराठी है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ, तो मेरी भाषा जो है वह मातृभाषा मराठी है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में करियर कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी भी मुझे अच्छी लगती है। वैसे कुछ नहीं है, सभी बहनें हैं, तो मराठी मेरी माँ है तो हिंदी मेरी मौसी है। खैर छोड़िए। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। हिंदी नवजागरण पर किस किस का प्रभाव देखा जा सकता है? बंगाल के नवजागरण का, महाराष्ट्र के नवजागरण का, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है हिंदी नवजागरण पर। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। यानी रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका किसने नहीं मानी है? तो रामविलास शर्मा ने नहीं मानी है, याद रखिए। उसके बाद है हिंदी जाति की अवधारणा। अभी हिंदी जाति की अवधारणा किस प्रकार है वह भी हम देखते हैं। मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फेडरिक पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। यानी हिंदी जाति की एक मिनट यालो हिंदी जाति की जो अवधारणा हुई उसमें महत्वपूर्ण कहाँ पर? मीर, भारतेंदु, इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फेडरिक पिंकेट आदि जो चिंतन थे वह हिंदी जाति की अवधारणा, इनके साहित्य में कहीं ना कहीं हिंदी जाति की जो अवधारणा थी वह मौजूद थी, स्थान था। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया, यानी उनके साहित्य में भी था, लेकिन रामविलास शर्मा ने उस अवधारणा को, नवजागरण की अवधारणा को एक व्यवस्थित रूप से रेखांकित किया। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बांग्ला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। यानी बांग्ला, तमिल, मराठी इन जातियों को एक जाति किसने माना? तो रामविलास शर्मा ने माना, याद रखिए। उन्होंने मतलब रामविलास शर्मा ने, उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए, यानी बहुजातीय, अनेक जातियों वाला राष्ट्र, यानी बहुजातीय, हिंदी भाषियों को भी बांग्ला
यानी हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसको भी बांग्ला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह जाति माना, यानी उनको भी अन्य जातियों की तरह जाति माना। उन्होंने लिखा है, किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है। इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है, यानी एक भाषा क्षेत्र न मानकर वह एक हिंदी जाति मानते। कौन? रामविलास शर्मा। इसी बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सदृढ़ नहीं हो सकती, यानी जो हिंदी जाति मजबूत हुई तो जो बहुजातीय जो राष्ट्र है वह सदृढ़ हो जाएगा, वह बलशाली हो जाएगा। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है, किसकी महत्वपूर्ण स्थापना? रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिस खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। यानी रामविलास शर्मा ने कहा क्या किया? हिंदी जातीय विकास, यानी रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? तो हिंदी जाति का जो विकास है वह कब से मानते हैं रामविलास शर्मा? तो 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की रचनाओं में, खालिस खड़ी बोली की रचनाओं में से शुरू हो जाता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्से किए हैं, यानी रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्से किए हैं। एक लोक जागरण कहा और दूसरे को नवजागरण, यानी पहले को लोक जागरण कहा और दूसरे को नवजागरण कहा। पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। यह दौर व्यापारिक पूंजीवादी का था, यानी पहला दौर किसका था? तो पहला दौर जो था वह नवजागरण, वह जातीय निर्माण का था। कौन सा? लोक जागरण जो था जातीय निर्माण का था, जातीयता का संघर्ष था। लेकिन दूसरा जो था वह यह दौर, यानी पहला जो था, पहला चरण जातीय निर्माण का और वह था उसमें व्यापारिक पूंजीवाद का था, यानी व्यापार किस प्रकार, जिसमें अंग्रेजों का ही ये था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो काव्य है, भक्ति काल का जो काव्य है, कबीरदास, तुलसीदास, ये सब कुछ, रविदास, ये सब कुछ जो है भक्ति काल काव्य का लोक जागरण ही भक्ति आंदोलन का काव्य, यानी भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। रामविलास शर्मा जी के अनुसार, अभी रामविलास शर्मा जी के अनुसार क्या कहते हैं शर्मा जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वही नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। यानी जो भारतेंदु के साथ जो नवजागरण शुरू हुआ वह जो पुराना लोक जागरण था उसका ही एक विकास है, उसकी ही एक अगली कड़ी है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया था। यानी रामविलास शर्मा ने जो एक किताब लिखी थी आलोचनात्मक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसमें उन्होंने सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। याद रखिए, सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो रामविलास शर्मा ने किया। और रामविलास शर्मा ने कौन सी किताब में किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में किया, शब्द का प्रयोग किया था। कौन से? नवजागरण शब्द का। 1857 के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी, यानी रामविलास शर्मा ने नवजागरण की शुरुआत कहाँ से मानी? रामविलास शर्मा ने नवजागरण का प्रारंभ कहाँ से माना? तो 1857 से माना, याद रखिए। अठारह सौ सत्तावन का स्वाधीनता संग्राम मूलतः हिंदी प्रदेश में लड़ा गया, यानी 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था वह किस क्षेत्र में लड़ा गया? तो हिंदी प्रदेश में लड़ा गया। याद रखिए, हिंदी प्रदेश में लड़ा हुआ स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया स्वतंत्रता संग्राम हिंदी प्रदेश में? तो 1857 का, याद रखिए। इसलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा जाता है, यानी इसलिए उसको हिंदी नवजागरण, यानी 1857 को जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसे ही हिंदी नवजागरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह हिंदी प्रदेश में लड़ा गया था। यह संग्राम हिंदुओं और मुसलमानों से मिलकर लड़ा था, यानी यह जो संग्राम था 1857 का, यह संग्राम हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था, यानी एकता के साथ। यह संग्राम हमारा जातीय संग्राम है
और भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 का जो राष्ट्रीय उठाव हुआ था या स्वाधीनता संग्राम हुआ था, वह हमारा जातीय संग्राम भी है और पहला स्वाधीनता संग्राम भी है। जातीयता संग्राम क्यों? क्योंकि मुसलमान और हिंदू मिलकर लड़े थे, इसलिए वह जातीय संग्राम है, एकता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवजागरण की समस्या। अभी हिंदी नवजागरण प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन सी कठिनाई उत्पन्न हुई है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। हम परीक्षा नज़दीक है तो थोड़ा फास्ट देख रही है। एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इनमें आई। इसका कारण अंग्रेज़ों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। यानी एक समय के बाद, यानी एक समय चला और एक समय के बाद सांप्रदायिकता की एक समस्या आई, यानी सांप्रदायिकता एक समस्या उत्पन्न हुई। इसका कारण, अभी वो सांप्रदायिकता की समस्या का कारण क्या था? अंग्रेज़ों ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, यानी अंग्रेज़ों ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, कब? 1909 में। उसका पृथक निर्वाचन मंडल प्रावधान इसका प्रमाण था, यानी पृथक निर्वाचक मंडल जो था इसका प्रमाण है। क्यों? इसके जरिए, पृथक निर्वाचन मंडल के जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयाँ पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। यानी यहाँ का हिंदी और उर्दू, यह दो अलग भाषा है। हिंदी और उर्दू अलग भाषा है। हिंदी हिंदू बोलते हैं और उर्दू मुसलमान बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। विवाद ने, यानी हिंदी उर्दू के विवाद ने केवल भाषा में खाइयाँ, यानी भाषा में दुराइयाँ उत्पन्न न करके जो संप्रदाय था उसमें भी ये इसने दुराइयाँ उत्पन्न करने का काम किया। हिंदी और उर्दू अलग है, इस विवाद ने। बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। यानी बहुभाषी यानी क्या? भारत के बहुतांश लोग जो है, बहुत ज़्यादा लोग जो है, वह हिंदी भाषा बोलते हैं। इसलिए राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण, यानी राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण हिंदी नवजागरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है। याद रखिए, 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा नवजागरण है, जिसमें एक और भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। यानी एक और भारतीय सामाजिक संस्कृति है और दूसरी ओर कौन सी है? पाश्चात्य संस्कृति, यानी अंग्रेजों ने जो आधिपत्य स्थापित किया था उसकी संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी। मध्यकालीन यानी भक्तिकाल। जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर, यानी पाश्चात्य संस्कृति किस आधार पर थी? वहाँ पर वैज्ञानिक का शोध, ज्ञान का शोध लगा हुआ था और वहाँ पर ज्ञान की बातें होती थी, विज्ञान की बातें होती थी। और हमारे देश में धर्म की बातें, सांप्रदायिकता की बातें, मूर्ति पूजा की बातें होती थी। और वो तभी जो है पाश्चात्य देशों में वो ज्ञान की बातें, वैज्ञानिक की बातें होती थी। इसीलिए जो है वहाँ के देश अभी भी प्रगत है। भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिबिंब कर रही थी। वहाँ पाश्चात्य संस्कृति किसका? भौतिकवाद और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी पाश्चात्य संस्कृति। और हमारी संस्कृति कहाँ पर थी? मंदिरों में, देवों में, अनेक जातियों में, अनेक उच्च नीचता में थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। यानी पाश्चात्य संस्कृति का जो आध्यात्मिक पक्ष जो था वह कमजोर था और हमारा आध्यात्मिक पक्ष ऊपर था और वैज्ञानिक पक्ष जो था वह हमारा नीचे था, कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, यानी पाश्चात्य या अंग्रेजों के पास जो थी वह वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा थी और हमारे पास धार्मिक शिक्षा थी। यह लौकिक मानसिकता थी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनिर्जित थे। यानी उनके पास पाश्चात्यों के पास क्या था? न्याय था, बंधुत्व थे, आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। यानी उसमें भारतीय समाज ने बंधुत्व नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी, न्याय नहीं था, बंधुत्व नहीं था, यह उनके भारत में नहीं थे। भारत में क्या था? बाह्य आडंबर था, जाति पाति थी, छुआछूत थे, देव थे, मंदिर थे, इनों में ही भारतीय समाज थे, इसमें भी उलझा हुआ था। इसलिए हम जो है अभी भी प्रगतिशील है, प्रगतिशील नहीं है।
इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। यानी जो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई, यानी भारतीय अध्यात्म से प्रभावित हुई कौन? पाश्चात्य संस्कृति। अभी साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति, अभी हिंदी साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई, किस प्रकार हुई, वह हम देखेंगे। हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, परीक्षा नज़दीक है, लेकिन आप समझ सकते हो। किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई पड़ती है, ये इस प्रकार। यानी साहित्य के क्षेत्र में यानी क्या? उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, ये सब कुछ। किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई पड़ती है, किस प्रकार पड़ती है? यह आत्ममूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है। यानी नवजागरण का केंद्रीय भाव कौन सा है? तो आत्ममूल्यांकन का जो भाव है वह नवजागरण का केंद्रीय भाव है। क्यों है? क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्ममूल्यांकन करता है। यानी समझो हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति का हमारे भारतीय लोगों का यानी हमारा परिचय कहाँ से हुआ? तो वहाँ के अंग्रेज़ों से हुआ, पाश्चात्य से हुआ और पाश्चात्यों के संस्कृति से हुआ। और फिर हम उसके साथ अंग्रेज़ों के साथ हमारी तुलना करने लगे। वह किस प्रकार करने लगे? वह आत्म-मूल्यांकन यानी आत्मा के बल पर आत्मिक तुलना करने लगे हम अंग्रेज़ों के साथ। इसके साथ-साथ आत्म-आलोचना तथा आत्म-परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यतः पनपती है। क्योंकि अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीज़ें सीखना, यानी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से खुद की तुलना करना और उसमें उसको बराबर तुलना करने के बाद हम कौन से क्षेत्र में कम है, हम कहाँ पर कमज़ोर है, हमारी कमियाँ क्या है, यह पता चला। ये स्थिति में स्वाभाविक होता है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखाई देता है। यानी अपना जो अतीत है, अपना जो इतिहास है, भूतकाल है, उसके प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखाई देता है। क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यानी समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए कौन कौन से प्रसंग कारगर साबित होते हैं? ऐतिहासिक और मिथकीय। ऐतिहासिक यानी भूतकाल के, और मिथकीय यानी एक प्रेरणादायी बेहतर कारागिर और भूमिका निभाते। कौन कौन से ऐतिहासिक प्रसंग, मिथकीय प्रसंग? ये अभी मिथकीय प्रसंग यानी क्या है? जैसे राम रावण का युद्ध है, या ऐसे यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में आता है। यानी ऐतिहासिक कथा बताने से, मिथकीय कथा बताने से जो है इतिहास जो है तटस्थ रूप में नहीं आता, तो एक आदर्श, जैसे कि राम का अभी किसी राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का नियोजन कैसा होना चाहिए, तो हम राम का उदाहरण देते हैं। तो उस प्रकार वह राम जो है एक आदर्श रूप में स्थापित होते हैं और हम भी उसी प्रकार राज्य की स्थापना करने के लिए सोचते हैं। आगे देखते हैं। जो संस्कृति हमारे समकक्ष उपस्थित है, यानी जो संस्कृति हमें दिख रही है, हमारे सामने खड़ी है, उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफ़ी प्रमुख होती है। यानी नवजागरण में क्या, जो हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने खड़ा है, उसको ग्रहण करना, उसको अपने चेतन में ग्रहण करना, आप उसको आत्मसात करना काफ़ी प्रमुख होता है। किसमें? नवजागरण में। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है, यानी 19वीं सदी में जो नवजागरण हुआ उसमें यूरोपीय संस्कृति के जो तत्व दिखाई पड़ते हैं, उन तत्वों का प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। वह कौन कौन से तत्व थे? वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा। शिक्षा कैसी थी? वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा थी। आधुनिक व इहलौकिकवादी आधुनिक व इहलोकवाद, यानी आधुनिकता यानी नयापन दृष्टिकोण। समानता है। समानता का मतलब क्या होता है? जैसे भारतीय समाज जो अनेक जातियों में, अनेक धर्म में, अनेक भाषाओं में विभक्त था और उसको एक सूत्रता में जोड़ने का काम, यानी समानता, एकता। उसके साथ स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता क्या होती है? न्याय व बंधुत्व, यानी न्याय क्या है, बंधुत्व क्या है, भाईचारा क्या है, यह। जैसे सामाजिक, राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहाँ जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं, वे सभी
बिंदु नवजागरण के प्रभाव के रूप में देखी जाती है। यानी साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आधुनिक इहलोकवाद है, समानता, बंधुत्व, यह जो साहित्य में बिंदु दिखाई देते हैं, यह बिंदु जो है, यह पॉइंट जो है, यह नवजागरण के प्रभाव को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलती है। यानी खड़ी बोली की रचनाएं जो है 19वीं शताब्दी के पहले ही मिलती है, हो जाती है। इसके बाद पोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। यानी 19वीं शताब्दी के पहले ही खड़ी बोली की रचनाएं लिखी गई थी, और बाद में पोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में स्थापित हुआ, उसमें उस भाषा, खड़ी बोली भाषा को एक जोर मिला और आगे बढ़ने के लिए एक प्रभाव मिला, खड़ी बोली आंदोलन। ये खड़ी बोली आंदोलन भी देखते हैं। 1803 में लिखी गई लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना, ये हमारे दो तरीकों से ये हमें उपयुक्त तो पड़ता है, हिंदी के भी और वैचारिक पृष्ठभूमि के भी। 1803 में लिखी गई लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, यानी 1803 में लिखी हुई प्रेम सागर, लल्लू लाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर। और सदल मिश्र की रचना चंद्रावती, यानी सदल मिश्र की रचना चंद्रावती, ये किसमें? 1803 में। यह नासिकत्व उपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। यानी खड़ी बोली की कौन सी रचना है? नासिकेतोपाख्यान, यह जो रचना है, यह खड़ी बोली की प्रथम रचना है, जो पोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। यानी नासिकेतोपाख्यान, यह रचना कहाँ पर लिखी गई? पोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। पोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी, यानी ये प्रश्न पूछा हुआ है, पोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के कौन कौन से लोग हैं, तो यह पूछा हुआ है। पोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदासुख लाल नियाज, यानी जी नियाज किसका उपनाम था? तो मुंशी सदासुख लाल का ही उपनाम नियाज था। वह इंशाअल्लाह खां का नाम गद्य लेखकों के रूप में विख्यात था। यानी कि इंशाअल्लाह खां का नाम और सदल मिश्र, सदासुख लाल, यह इनका नाम किसमें था? तो गद्य लेखक। अभी गद्य यानी क्या है? जैसे कविता, गजल, दोहे, यह काव्य में आते हैं, और गद्य में कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, यह। खड़ी बोली गद्य परंपरा में इनसे पहले चंद छंद वर्णन की महिमा, यानी खड़ी बोली गद्य में पहली पुस्तक कौन सी है खड़ी बोली गद्य की? तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग द्वारा लिखित है। भाषा योग वाशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ, यह राम प्रसाद निरंजनी की किताब है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। व पद्म पुराण वचनिका, पद्म पुराण वचनिका किसकी है? दौलत राम की है, का भी नाम आता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता के विशेष में संदेह है। यानी यह रचनाएं जो है, इसके प्रामाणिकता में संदेह है, यह प्रामाणिक है या नहीं है, इस पर एक ठोस सबूत नहीं मिलता। सदासुख लाल की रचना सुख सागर, अभी सदासुख लाल की रचना सुख सागर जो 1803 में लिखी थी। सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा की प्रशंसा की। हालांकि कुछ विद्वानों को इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है। रामविलास शर्मा रामचंद्र शुक्ल जो है, वह सुख सागर को जो भाषा प्रशंसा है, भाषा की प्रशंसा है, उस पर की है। इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां की एक कहानी है रानी केतकी की कहानी, और रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित्र, ये पूछा हुआ है। उदयभान चरित्र के आधार पर शुक्ल जी ने इसकी भाषा को चारों लेखकों में सबसे चटकीली, मटकीली व मुहावरेदार कहा है। यानी किस रचना की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने चटकीली, मटकीली व मुहावरेदार भाषा कहा है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा है। आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय उपयुक्त तो 4 लेखकों को है। यानी आधुनिक हिंदी को रूप देने का श्रेय किन लेखकों को है? तो यहाँ पर हमने अभी अभी नाम पढ़े हैं, कौन से हैं? सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां, उसके बाद राम प्रसाद निरंजनी और गंग। यह इन 4 लेखकों को जो है, यह हम आरंभिक हिंदी को एक रूप देने का श्रेय जाता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, और उसके बाद का जो भी भाग है वो हम बाद में देखते हैं।